मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो मेरे हाथ में 2 शॉपर देखकर मेरी पत्नी के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी, आज फिर आप ऊपर वालों के लिए सामान ले आए हैं? मैंने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, हाँ ऐसा ही है। जब मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदता हूँ तो मेरी आंखों के सामने प्रिया आ जाती है। ये सोचकर मेरा दिल दुख जाता है कि मेरे बच्चे तो खुश होकर फ्रूट खाएं मगर प्रिया तक उनकी खुशबू ही जाए। वो अनाथ बच्ची है, अगर 1-2 दाने उसके मुंह में चले जाएंगे तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा। सुरेखा का चेहरा उतर गया था। वो कहने लगी, इतनी महंगाई तो है, आजकल लोग अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करते हैं और एक आप हैं कि अपने पैसे दूसरों पर लुटा रहे हैं। मैं बोला, इंसान को अपने साथ अगर कुछ ले जाना होता है तो वो अच्छाई तो है जो उसके साथ जाती है। वो चिढ़कर बोली, सब कुछ साथ लेकर जाने के लिए नहीं होता ना, कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़कर जाना होता है इंसान को। अगर आप ये अपनी मेहनत की कमाई दूसरों पर लुटाते रहेंगे तो हमारे बच्चों को लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। मैं बोला, क्या तुम्हें पुण्य के बदले पर यकीन नहीं है? सुरेखा ने मेरे हाथ से शॉपर छीन लिया और कहने लगी, आप अपने लेक्चर बंद करें। मुझे तो यही लगता है कि आजकल आप बहुत धार्मिक बन गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उस विधवा औरत से शादी करके पुण्य कमाने के चक्कर में हो? सुरेखा की बात सुनकर तो मेरी जोर की हंसी निकली थी। मैं अब समझा था कि उसे मेरे इस बर्ताव पर आपत्ति क्यों हो रही है। मैं बोला, अगर मैं ऐसा कुछ सोच भी रहा हूं तो इसमें गलती क्या है? सुरेखा गुस्सा हो गई और बोली, मैंने अपने घर के ऊपर वाला पोर्शन किराए पर चढ़ाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे कहाँ पता था कि यहाँ मेरे घर में कुछ और ही शुरू हो जाएगा। मैंने तो सोचा था कि 4 पैसे मेरे हाथ में भी आ जाया करेंगे, लेकिन आप मेरी ये बात कान कर खोल कर सुन ले कि आपकी एक भी चाल चलने नहीं दूंगी। ये सामान मैं ही ऊपर पकड़ा कर आऊंगी। मैं मुस्कुरा दिया था जबकि मेरी पत्नी ऊपर चली गई। आज से 10 साल पहले मेरी लव मैरिज हुई थी। सुरेखा को मैंने एक शादी में देखा था, तभी से मैं उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया था। मैंने अपने माँ बाप से कहा कि मेरी शादी सुरेखा से करवा दें, मगर वो राजी ना हुए। मैंने अपनी जान देने की धमकी दी तो उन्होंने मेरी शादी मेरी पसंद से करवा तो दी थी, मगर मेरे माँ बाप ने सुरेखा को स्वीकार नहीं किया था। मैं सुरेखा को बहू की हैसियत से स्वीकार करवाने में नाकाम रहा था। माँ हर वक्त मेरी पत्नी को बातें सुनाती रहती थी, फिर मेरी भाभियां भी हर वक्त सुरेखा से लड़ती रहती थीं और ये हमारी ज़िंदगी बनकर रह गई थी। फिर मैंने एक बड़ा समझदारी वाला फैसला किया था। मैंने सोचा कि क्या मैंने सुरेखा से शादी इसलिए की है कि उसे लोगों की बातें सुननी पड़े, दिन रात तकलीफ सहनी पड़े। मैंने उस माहौल से निकलने के लिए घर किराए पर ले लिया था और सुरेखा के साथ वहां पर शिफ्ट हो गया था। अब मेरी और मेरी पत्नी की ज़िंदगी में बड़ा सुकून आ गया था। मैं कभी कभार अपनी फैमिली से मिलने उनके घर चला जाया करता था और सुरेखा भी मुझसे राजी खुशी थी। इसी घर में आकर मेरे बेटे ने जन्म लिया था, जिसका नाम मैंने श्याम रखा था। और फिर 2 साल बाद मेरी बेटी शालू पैदा हुई थी। हमारे घर में बड़ा सुकून था। हम दोनों अब भी बड़े प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। बच्चों के जन्म के बाद भगवान के आशीर्वाद से मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई थी। मैंने अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी और नई जगह पर नौकरी करने लगा था। मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी। मेरे 2 बच्चे स्कूल भी जाते थे। दोनों बच्चे स्कूल भी जाते थे, लेकिन फिर भी इतने पैसे जमा कर लेता था कि कुछ ही वर्षों में ही मैंने अपना खुद का मकान खरीद लिया था। अब मैं और मेरी पत्नी बहुत खुश थे। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ था। डबल फ्लोर का मकान लिया था, लेकिन हम क्योंकि हमारी फैमिली छोटी सी थी इसलिए हम ग्राउंड फ्लोर पर ही रहते थे, जबकि ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल खाली पड़ा था। एक दिन सुरेखा मेरे पास आई और कहने लगी कि अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं अपने घर के ऊपर वाला पोर्शन किराए पर चढ़ाना चाहती हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा, हैरत से देखा और बोला, तुम्हें क्या सूझी है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो वो कहने लगी, मेरा भी दिल करता है कुछ पैसे मेरे पास भी आ जाया करें। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया था और बोला, हर महीने जो मुझे सैलरी मिलती है तो सबसे पहले लाकर तुम्हारे हाथ पर ही रखता हूँ और अपने खर्चे के लिए भी मैं तुमसे ही पैसे मांगता हूँ। फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सुरेखा कहने लगी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें ना। देखिए ना, हमारा ऊपर वाला पोर्शन वैसे भी खाली पड़ा है। अगर हम ये किराए पर चढ़ा दें तो हमें पैसे भी मिल जाया करेंगे और किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। हम खुद कितने साल किराए के घर पर रहे हैं। अगर हमें किराए का घर ना मिलता तो हमारी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती। जैसे किसी ने हमारे साथ भला किया था वैसे ही हम किसी के साथ भला कर देंगे। मैं बोला, मैं एक नौकरी पेशा मर्द हूँ, मैं सारा दिन घर से बाहर रहता हूँ। मैं किसी भी फैमिली को अपने ऊपर वाला पोर्शन नहीं दे सकता। ना जाने उस घर के लोग कैसे होंगे, फैमिली के मर्द कैसे होंगे। सुरेखा कहने लगी, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें। हम अपना मकान किसी ऐसी फैमिली को नहीं देंगे। दरअसल मुझे कुछ दिन पहले एक पड़ोसन ने कहा था कि एक विधवा औरत है, उसके साथ उसकी एक दिमागी रूप से बीमार बच्ची भी है। उनको घर किराए पर चाहिए, लेकिन वो औरत किसी ऐसे वैसे लोगों के साथ घर शेयर नहीं करना चाहती। उसे शरीफ लोग नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अगर हम उन्हें अपने ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दे देंगे तो उनका भी भला हो जाएगा और मेरे पास भी थोड़े पैसे बन जाया करेंगे। मैं बोला, देख लो, जैसे तुम्हें ठीक लगता है वैसा कर लो, लेकिन मुझे घर किराए पर देने वाली बात कुछ ठीक नहीं लगी थी। तो सुरेखा कहने लगी कि आप रहने दें, मैं जानती हूँ ना कि मुझे क्या करना है। मैंने सब कुछ उसी पर छोड़ दिया था और अगले 2 दिनों में वो फैमिली हमारे ऊपर वाले पोर्शन में आकर शिफ्ट हो गई थी। उस फैमिली में थे ही कितने लोग, सिर्फ 2 औरतें थीं।
एक विधवा औरत थी और एक उसकी बेटी थी जो दिमागी रूप से बीमार थी। विधवा औरत, जिसका नाम रूपाली था, वो बहुत सीधी और अच्छी औरत थी। वो अपने काम से काम रखती थी। वो अपना और अपनी बच्ची का पेट लोगों के कपड़े सिलाई करके पालती थी, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए थे। मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती थी और मैं उनकी दिल से इज्जत करता था, लेकिन मैंने कभी भी उनके बारे में इस तरह से नहीं सोचा था कि मैं उनसे शादी करूंगा। ये जो पत्नियां होती हैं ना, बस होती ही शक्की स्वभाव की हैं। उन्हें अपने पति को खो देने का बड़ा डर रहता है। बस इसलिए शायद मेरी पत्नी ने भी ये वहम पाल लिया था कि मैं रूपाली जी से शादी कर लूंगा। रूपाली जी की बेटी का नाम प्रिया था। उसका कद काट काफी निकला हुआ था और देखने में भी वो एक मैच्योर लड़की ही लगती थी, लेकिन वो दिमागी रूप से ठीक नहीं थी। वो खेलने के लिए लोगों को ढूंढती थी। मैंने महसूस किया था कि रूपाली जी उसे हमारे पोर्शन में आने की अनुमति नहीं देती थी, लेकिन वो फिर भी लड़ झगड़ कर नीचे आ ही जाया करती थी। वो मेरे बच्चों के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन मेरे बच्चे क्योंकि तन्हाई में पले बढ़े थे तो वो किसी के साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। ना तो उसके साथ श्याम खेलता था और ना ही शालू। मैंने अपने दोनों बच्चों को एक दिन अच्छी तरह समझाया भी था कि चलो, अगर वो तुम लोगों के साथ खेलना चाहती है तो खेल लेने में कोई हर्ज नहीं है, उसका साथ बन जाया करेगा और तुम लोग भी इंजॉय करोगे। लेकिन मेरे बच्चों ने साफ मना कर दिया कि वो ठीक नहीं है, इसलिए हमें उसके साथ खेलना अच्छा नहीं लगता। जबकि मैंने उन्हें बताया कि जो इंसान दिमागी रूप से ठीक नहीं होता, वो भगवान के साथ ज्यादा करीब होता है। अगर आप चाहते हो कि भगवान से आपकी दोस्ती हो जाए तो फिर प्रिया के साथ खेल लिया करो। मगर ये बात भी मेरे बच्चों ने ना मानी थी। एक दिन मैं काम से वापस आया तो देखा कि प्रिया शालू के पास बैठी उसकी गुड़िया को हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। वो चाहती थी कि शालू उसे अपनी गुड़िया के साथ खेलने दे, लेकिन शालू बिल्कुल भी गुड़िया देना नहीं चाहती थी। यहाँ तक कि प्रिया ने रोना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी शालू ने उसको अपनी गुड़िया नहीं दी। प्रिया उठकर अपने पोर्शन में चली गई थी। मैं शालू के पास जाकर बैठ गया और पूछा, बेटा आपने प्रिया को गुड़िया क्यों नहीं दी? तो वो कहने लगी, पापा मैंने एक दिन पहले भी उसको गुड़िया दी थी, उसने खराब कर दिया, उसके बाल खींच के नोच दिया। अब भी अगर मैं उसे अपनी गुड़िया दे देती तो वो बाल खराब कर देती। मैंने इस बात पर सिर हिला दिया था। ये दृश्य मेरी आंखों में चिपक कर रह गया था। मुझे एकदम से सुकेश की बड़ी याद आई थी। मैं और सुकेश एक ही ऑफिस में काम करते थे। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। उसके खुद के 3 बच्चे थे, लेकिन फिर भी वो लोगों की मदद किया करता था। उसकी आमदनी ठीक ठाक ही थी। कभी कभार तो ऐसा भी हुआ था कि सुकेश के बच्चों को स्कूल में लेट फीस जमा करवाने पर सजा भी दी जाती थी। मैं जब उससे पूछता कि बच्चों की फीस क्यों लेट हो गई, तो वो मुस्कुराकर कह देता कि किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर दी है, फीस तो भी फिर भी जमा हो जाएगी। वो लोगों के बच्चों की मदद किया करता था, सबके काम आता था। मेरी और सुकेश की बड़ी गहरी दोस्ती थी। हम ऑफिस में घंटों बातें किया करते थे। वो मुझे समझाया करता था, यार ये दुनिया कुछ वक्त की है, एक दिन खत्म हो जाएगी, हमें अपने लिए ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाना चाहिए। तो मैं सर हिला दिया करता था। एक दिन मैं ऑफिस में गया तो सुकेश को एब्सेंट पाया। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आज सुकेश क्यों नहीं आया। मैंने स्टाफ से पूछा तो मुझे किसी ने बताया कि आपको पता नहीं चला क्या, सुकेश की तो कल रात डेथ हो गई है। ये सुनकर तो जैसे मेरे होश उड़ गए थे। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त होने के साथ साथ मेरा भाई भी था। मेरे खुद के भाइयों ने तो पसंद की शादी करने की वजह से मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, लेकिन सुकेश मेरा बड़ा ख्याल रखता था। हर मुश्किल हर मुसीबत में मेरे साथ खड़ा होता था। उसकी मौत को सुनकर मुझे ऐसा लगा था कि मैं दुनिया में अकेला रह गया हूँ। मैंने जल्दी से ऑफिस से छुट्टी ली और सुकेश की अर्थी में शामिल हुआ। उस दिन मैं बहुत रोया था। मैं बेसहारा हो गया था। मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरा भाई मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया हो। मुझे पता था कि सुकेश अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था। वो अपने घर का अकेला कमाने वाला था, जो अपनी पत्नी बच्चों का पेट पालने वाला था। अब मैं बड़ा परेशान था कि उसका तो देहांत हो गया है तो उसके बच्चों का गुजारा कैसे होगा। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी हर महीने की आधी सैलरी भाभी के हाथ पर रख दिया करूंगा और उनसे कहूंगा कि आप अपने भाई की तरफ से खर्चा स्वीकार कर लें। मैं भाभी के साथ मुस्तकिल कांटेक्ट में रहता था और बच्चों के बारे में भी उनसे पूछता रहता था। उनसे कहता था कि मैं आपका भाई हूँ, अगर बच्चे बीमार हो गए या किसी तरह की कोई ज़रूरत पड़ी तो आप बिला झिझक मुझे बता दीजिएगा। भाभी ने मुझसे कहा कि ठीक है, मैं आपको बता दिया करूंगी। एक दिन मैं ऑफिस में ही था जब मुझे बैंक की तरफ से सैलरी आने का मैसेज आया था। मैंने सोचा कि आज मैं आधी सैलरी भाभी को दे आऊंगा। तभी मैंने मेरे मोबाइल पर भाभी का नंबर जगमगाया था। मैंने जल्दी से कॉल अटेंड की और उनसे पूछा कि सब खैरियत तो है ना। भाभी ने कहा, हाँ सब खैरियत है, लेकिन तुम जरा घर आना। मैं उनके घर पहुंचा तो जाकर सोफे पर बैठ गया। भाभी मेरे पास आकर बैठी तो सबसे पहले मैंने अपनी आधी सैलरी उनके सामने रख दी और बोला, भाभी सुकेश तो अब नहीं रहा, आपको घर चलाने के लिए खर्च की ज़रूरत तो होती होगी, इसलिए आप ये पैसे रख लें और इससे घर का खर्च चला लिया करें। भाभी ने कहा, ठीक है मैं पैसे रख लूंगी, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। वो कुछ फाइल्स कमरे में से लाई और कहा, ये फाइल देखो, ये कल एक आदमी मुझे पकड़ा गया। उसने कहा है कि आज से 15 साल पहले
जब मेरी और सुकेश की शादी भी नहीं हुई तो उसने सुकेश से उधार लिया था और अब वो उधार लौटाना चाहता है। जब मैंने देखा तो वो पूरे 20 लाख थे। मैं हैरान हुआ और बोला, भाभी ये पेपर्स तो ठीक लग रहे हैं, आप इस आदमी को फ़ोन करके बुला लीजिए। भाभी ने मेरे सामने ही सुकेश के कर्जदार को फ़ोन किया और वो मेरी मौजूदगी में ही आ गया था। फिर उसने 20 लाख भाभी के सामने रख दिए और बोला, ये उधार मैंने सुकेश से लिया था और उसे वादा किया था कि जैसे ही मेरे हालात अच्छे हो जाएंगे तो मैं पैसे वापस कर दूंगा। भगवान के आशीर्वाद से अब मेरे पास इतना है कि मैं उस उधार को उतार दूं, तो भाभी आप ये पैसे ले लें। मैं ये सब देखकर बड़ा खुश हुआ था। मैंने भाभी से कहा कि अब आप ये पैसे किसी काम में लगाइएगा, इनको फजूल बर्बाद मत कीजिएगा। भाभी कहने लगी, तुम ही बताओ कि आखिर मैं इन पैसों का क्या करूं। मैंने उन्हें शहर के बीचों बीच 3 दुकानें खरीद दी थीं और फिर उन्हें किराए पर चढ़ा दिया था। अब हर महीने उनके पास इतने पैसे आ जाया करते थे कि जितने सुकेश भी नहीं कमा पाता था। ये सब भगवान का आशीर्वाद था। भगवान ने सुकेश के बच्चों का ख्याल रखा, जो लोगों के बच्चों के लिए अपने बच्चों का पेट काट देता था। लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए वो अपने बच्चों की इच्छाओं को दबा देता था। उस दिन से नेकी पर मेरा बड़ा यकीन हो गया था। मैं सुकेश को कभी नहीं भूल सकता था। मैं भी लोगों की मदद किया करता था और आज जब मैंने प्रिया को शालू की गुड़िया के लिए तरसते हुए देखा तो मैंने अगले ही दिन जाकर उसे एक गुड़िया ला दी थी। वो बहुत खुश हुई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, आप सबसे अच्छे हैं। मैं मुस्कुरा दिया था। अब मैं प्रिया का ख्याल रखता था। उसकी ज़रूरत की चीज़ें रूपाली जी के लाख मना करने के बाद भी ला दिया करता था। ये सब देखकर मेरी पत्नी मुझ पर शक करने लगी थी और अब वो अक्सर ही मुझसे लड़ाई झगड़े भी करती रहती थी कि शायद आप रूपाली दीदी से शादी करना चाहते हैं, इसलिए आप उनका ख्याल रखते हैं ताकि रूपाली दीदी आपसे अट्रैक्ट हो जाए। मैं सुरेखा को हर समय यही समझाता रहता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं रूपाली जी के साथ शादी नहीं करना चाहता। प्रिया मेरा खुद के प्रति स्वभाव देखकर मेरे साथ घुल मिल गई थी। वो मुझसे अपनी चीज़ों के लिए फरमाइश भी कर दिया करती थी और मैं खुशी खुशी पूरी भी कर दिया करता था। एक दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा था तो मुझे सुरेखा की कॉल आई। वो बड़ी परेशान लग रही थी। कहने लगी कि मेरी माँ की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, मैं उनके घर जा रही हूँ, खाना बना रखा हुआ है, आप गर्म करके खा लेना और मैं बच्चों को भी साथ लेकर जा रही हूँ। शाम तक माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं घर वापस आ जाऊंगी। मैंने कहा कि ठीक है, तुम निश्चिंत होकर चली जाओ और मुझे भी फ़ोन कर देना कि आंटी की तबीयत कैसी है। मैं शाम को वापस आया और फिर से खाना निकाल कर गर्म करने लगा। फिर तो प्रिया मेरे पास आ गई। वो बड़ी घबराई हुई थी। उसके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। मैंने उसे पूछा, क्या बात है? तो वो रोने लगी और बोली, मेरी मम्मी की तबीयत बिगड़ गई है, आप मेरे साथ चलें और उन्हें डॉक्टर के पास लेकर चलें। ये बात सुनकर मैं परेशान हो गया। सोचा कि इस दुनिया में इस बच्ची का माँ के अलावा है ही कौन। मैं जल्दी से भागकर ऊपर वाले पोर्शन में चला गया था। वो मुझे अपने साथ ही कमरे में ले गई। ये देखकर तो मैं दंग रह गया कि ऊपर वाला कमरा खाली था। मैं बोला, प्रिया तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तो प्रिया चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए कहने लगी, मेरी मेरी मम्मी तो नहीं है, मैंने आपको यहाँ पर किसी और मकसद के लिए बुलाया है। उसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट देखकर मैं घबरा गया था और बोला, किस मकसद के लिए, मुझे भी तो पता चले। तो प्रिया कहने लगी, मैं आपसे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। मैं गुस्से से बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम मेरे बच्चों की उम्र की हो और तुम कह रही हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो और शादी करना चाहती हो। खबरदार जो आज के बाद तुमने ऐसी कोई बात भी अपनी जुबान से निकाली। प्रिया कहने लगी, अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मैं चीख कर लोगों को इकट्ठा कर लूंगी और सबको यही बताऊंगी कि आपने मेरी इज्जत लूटी है। मैं इस सारी सिचुएशन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैं बड़ा घबरा गया था। मैं बोला कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें कोई चीज़ चाहिए, कोई गुड़िया चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। तो वह कहने लगी, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। अगर आपने मेरे साथ शादी ना की तो मैं सबके सामने आपको बदनाम कर दूंगी। मैंने कहा, बस करो ये फिजूल बातें, छोड़ दो और चुप करके बैठ जाओ। लेकिन प्रिया ने अपने गले से दुपट्टा उतार कर जमीन पर फेंक दिया था और फिर अपनी एक आस्तीन भी फाड़कर चीखने लगी थी। मैं बहुत घबरा गया था और तभी रूपाली जी कमरे में आ गई थी। वो मुझे और प्रिया को देखकर हैरान रह गई थी। प्रिया भागकर अपनी माँ के गले लग गई थी और कहने लगी, मम्मी मुझे बचा ले, इस इंसान ने मेरी इज्जत लूटी है। रूपाली जी ने जब ये सुना तो वो रोने लगी और बोली, क्या हो गया आपको, ये कैसी हरकत कर दी है आपने? आपको जरा भी तरस नहीं आया एक छोटी सी बच्ची के साथ? आप ये सब कैसे कर सकते हैं? ये तो दिमागी रूप से भी ठीक नहीं है। मैंने आपको बिल्कुल भी इतना घटिया नहीं समझा था। आप ये सब कैसे कर सकते हैं? मैं बोला, रूपाली जी मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, ये प्रिया के काम है, वो ये सब कर रही है। रूपाली जी कहने लगी, तुम मेरी मासूम बच्ची पर इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम नहीं लगा सकते। इतनी देर में मेरी पत्नी और दोनों बच्चे भी ऊपर वाले पोर्शन में आ गए थे। मेरी पत्नी ने जब ये सारा दृश्य देखा तो कहने लगी, ये सब क्या है? और तब प्रिया फूट फूट कर रोने लगी और बोली, ये सब अंकल ने किया है। मेरी पत्नी ने यह दृश्य देखा तो आगे बढ़कर मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। मेरे दोनों बच्चे भी परेशान हो गए थे, वो भी रोने लगे थे। सारी सिचुएशन बड़ी अजीब हो गई थी। कोई मुझ पर यकीन नहीं कर रहा था। तब रूपाली जी मुझसे कहने लगी, तुम्हारे पास कल तक का वक्त है,
तो मेरी बेटी के साथ शादी कर लो, नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगी और सबके सामने तुम्हारी काली करतूत बताऊंगी। मैंने सिर हिला दिया और नीचे अपने पोर्शन में आ गया था। मेरी पत्नी और बच्चे भी रो रहे थे। मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो जाएगा। बच्चे कहने लगे, पापा आपको माँ ने क्यों मारा था? मैंने उन्हें कहा कि कोई बात नहीं, तुम लोग जाकर सो जाओ। बच्चे सो गए। सुरेखा मेरे पास आकर बैठ गई थी। वो कहने लगी, मुझे तलाक चाहिए। मैं उसके चेहरे की तरफ देख रहा था, फिर बोला, क्या तुमने हमारी 10 साल के प्यार को एक झटके में भुला दिया? तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैंने तुम्हारे प्यार में अपनी फैमिली को छोड़ दिया, तुम्हारे साथ एक नया घर बसा लिया। मैं अपना घर किराए पर देने के लिए भी तैयार नहीं था, मगर मैंने तुम्हारी मानी। और जो प्रिया का ख्याल रखता था वो सिर्फ हमदर्दी में करता था। मैं उसके साथ कभी भी कुछ गलत करने का सोच भी नहीं सकता था। मुझे नहीं पता है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो मेरे साथ रहो, मुझे इस हालात में अकेला मत छोड़ो। तो सुरेखा कहने लगी कि मैंने सब कुछ देखा है, आप किस तरह उस बच्ची के लिए चीज़ें लाते थे, उसका ख्याल रखते थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आपका मकसद ये होगा। मैंने सुरेखा का हाथ पकड़ लिया और बोला, वो झूठ बोल रही है। इतना कहकर मैं चुप हो गया था और सुरेखा भी कुछ नहीं बोली थी। ये पूरी रात हमने सोफे पर बैठकर काटी थी। सुबह हुई तो सुरेखा रूपाली जी के पास गई थी और अपने सोने के गहने भी साथ ले गई थी। मुझे हैरत हुई कि ये सब क्या हो रहा है, इसलिए मैं भी सुरेखा के पीछे ही गया था। सुरेखा अपने गहने रूपाली जी के सामने रखकर बोली कि मुझे माफ कर दो, मैं इस सब की जिम्मेदार हूं ना मैं ये घर किराए पर देती और ना ये सब होता। जो हो गया है अब उसको माफ कर दें और जुर्माने के तौर पर ये गहने रख लें। मुझे पड़ोसन शीला ने बताया है कि मैं आपकी बेटी को अपने गहने दे दूं ताकि जिंदगी में किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की नौबत ना आए। तब शायद आप मेरे पति के किए को माफ कर देंगी। रूपाली जी ने वो गहने उठा लिए थे और तभी उस कमरे में कोई आया था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो लेडी कांस्टेबल थी और साथ में कुछ और पुलिस वाले थे। लेडी कांस्टेबल बोली, रूपाली तुम्हारा खेल खत्म हुआ। मैं हैरान रह गया था। लेडी कांस्टेबल ने बताया कि ये माँ बेटी लोगों के घरों में किराएदार के तौर पर घुस जाती हैं। बेटी को दिमागी बीमार बताया जाता है और माँ खुद को विधवा बताती है। ये दोनों डाका डालती हैं। पागल बेटी घर के शरीफ मर्द पर इल्जाम लगा देती है और फिर घर की औरतें अपने पति को बचाने के लिए गहने कुर्बान कर देती हैं। ऐसे ही बैठे बैठाए ये दोनों माँ बेटी लखपति बन गई थी। मैं हैरान था, इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा ड्रामा। पुलिस उन लोगों दोनों को गिरफ्तार करके ले गई थी। तब मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखा और बोला, अब तुम्हें यकीन आ गया मुझ पर? वो कहने लगी, यकीन तो मुझे रात को ही आ गया था जब आपने मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि आपने कुछ नहीं किया। तब मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने पड़ोसन शीला से ये सारा वाकया शेयर किया तो वो कहने लगी कि ये दोनों औरतें पिछला घर भी इसलिए छोड़कर आई थीं कि वहां भी प्रिया के साथ यही मामला हुआ था। दाल में कुछ काला लग रहा है, तुम अपने गहने उनके सामने रखना, फिर उनका मकसद पता चल जाएगा। मैंने सुबह ही रूपाली और प्रिया की फोटो अपनी दोस्त लेडी कांस्टेबल को भेज दी। वो कहने लगी, ये तो मशहूर मुजरिम है, ये लोगों को लूटने में बहुत माहिर है। मैंने उससे कहा कि ये औरतें मेरे घर में मौजूद हैं। लेडी कांस्टेबल ने कहा कि तुम उनको रोक कर रखना, हम उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस तरह इन औरतों का चेहरा सबके सामने आ गया है। मैं मुस्कुरा दिया था और बोला, सुरेखा तुम तो बहुत समझदार हो। मेरी पत्नी की समझदारी ने मेरा घर टूटने से बचा लिया था, मुझे जमाने वालों के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया था। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सब भगवान ने मेरे लिए किया है। उसने मेरे पुण्य के बदले मेरा बहुत उपकार किया था। मेरा तो यही मानना है कि किसी बुरे इंसान की वजह से इंसान को पुण्य करने से रुकना नहीं चाहिए और न ही किसी राह चलते इंसान पर भरोसा करना चाहिए। इंसान वो होता नहीं जो नज़र आता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।